अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय सीए इंटर स्टूडेंट्स। और कैसी चल रही है जनवरी 21 की पढ़ाई? आई होप कि आप अब बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में हो। सब कुछ वैसे एक बार पढ़ के हो ही गया होगा, लेकिन देर आर सम कॉन्सेप्ट जो मेरे हिसाब से आर इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम। तो काफ़ी बार स्टूडेंट्स पूछते हैं, मैम कुड यू गिव अस अ लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो मैंने सोचा कि चलो उनकी भी रिक्वेस्ट पूरी की जाए। Now, I'm going to give you a list of important concepts जो मुझे लगता है important है. Now, before we proceed with the video, one disclaimer, one clarification. CA Institute ने इन questions को important कुछ ऐसा declare नहीं किया है. They haven't provided that list. This is a list of important concepts from my teaching experience. मुझे ऐसे लगता है कि दे आर इम्पॉर्टेंट, और हम ये इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं कि आपका कोई कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट छूट ना जाए। सी प्लीज़ डोंट बी अंडर द इम्प्रेशन कि बस इसी में से आने वाला है, मैम ने बोल दिया तो यही इंपॉर्टेंट है, हम इतना पढ़ के जाएंगे तो पास हो जाएंगे। ये सब शॉर्टकट्स मत लो। यू आर एक्सपेक्टेड टू रीड वॉट एवर स्टडी मटीरियल यू आर गोइंग थ्रू। जो भी आप मॉड्यूल पढ़ रहे हो, आप कोई भी दूसरे स्टडी मटीरियल पढ़ रहे हो, प्लीज़ स्टडी एवरीथिंग प्रॉपरली। लेकिन हाँ, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाली हूँ, ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है। दे आर इम्पॉर्टेंट, दे कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। इतने सालों से हम सिखाते आ रहे हैं, काफ़ी बार ऐसा होता है कि ट्रेंड पता लग जाता है। तो दीज आर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, दिस इज माई लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। प्लीज़ यही सिर्फ पढ़ के मुझे ऐसे कमेंट्स मत पूछना, मैम इतना ही पढ़ेंगे तो चलेगा क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, नाउ बिफोर आई प्रोसीड, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको अच्छे नोट्स और बेटर नोट्स अपग्रेड करने हैं अपने नोट्स, सो यू कैन फाइंड द नोट्स ऑन माय वेबसाइट, दैट इज़ theorymasterslearning.com। जो मई में एग्ज़ाम लिखने का सोच रहे हैं, जिन्होंने अपना पोस्टपोन कर दिया है अटेम्प्ट टू May 21, काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स हैं ऑफ कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 जो आपको अप्लाई हो जाएंगे। अच्छा, जो अपना अटेम्प्ट नवंबर में दे रहे हैं, मतलब उनका अटेम्प्ट ही नवंबर में आ रहा है और वो ये वीडियो देख रहे हैं, देन उनके लिए भी देर आर नोट्स अवेलेबल, द टेक्स्ट बुक इज़ अवेलेबल ऑन माई वेबसाइट theorymasterslearning.com। तो वहाँ पर जाके आप नोट्स गो थ्रू कर सकते हो। आई हैड ऑल्सो मेड अ वीडियो ऑफ नोइंग योर बुक्स, गो एंड वॉच दैट वीडियो एंड यू कैन प्लेस योर ऑर्डर ऑन theorymasterslearning.com। तो नोट्स काफ़ी एग्जॉस्टिव हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस उसमें कवर्ड है, एग्जाम क्वेश्चंस कवर्ड है, MCQs कवर्ड हैं उसमें। आपको सारे कॉन्सेप्ट्स के लिए एग्जाम्पल्स मिलेंगे। सो काफ़ी मेहनत की है उस नोट्स पे, एक बार गो थ्रू ज़रूर करना ऑन द वेबसाइट। चलो, लेट अस प्रोसीड विद द फर्स्ट चैप्टर। मैं कंपनीज एक्ट से शुरुआत करूंगी और प्रिलिमिनरी चैप्टर है। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना, इसको इग्नोर कर देते हैं और उसी में से 4-5 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। तो पूरा नहीं पढ़ना है, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ एटलीस्ट उतना तो करके जाओ। तो प्रिलिमिनरी चैप्टर में से सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है मेरे हिसाब से? सो अकॉर्डिंग टू मी, आपने डेफिनेशंस तो पढ़ी होंगी, लेकिन ये ज़रूर पढ़ के जाना, अब्रिज्ड प्रॉस्पेक्टस। कभी कभार क्या होता है, प्रॉस्पेक्टस यूनिट में हम पढ़ रहे थे, छूट गई है, इसी बहाने वो डेफिनेशन पढ़ लेंगे हम। तो फटाफट मार्क करते रहो। और अच्छा, मैं मॉड्यूल से कराने वाली हूँ आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। अगर आपके पास वीडियो देखने के टाइम पे मॉड्यूल नहीं है तो वीडियो पॉज करो, फटाफट मॉड्यूल लेके आओ, एक हाईलाइटर लेके आओ, एक पेन लेकर आओ एंड जस्ट गो ऑन हाईलाइटिंग अलॉन्ग विथ मी। अब्रिज प्रोस्पेक्टस, यस, आपने ये प्रोस्पेक्टस यूनिट में भी पढ़ा होगा, तो पढ़ा है तो वेरी गुड, नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर उसी बहाने पढ़ लो। तो अब्रिज प्रोस्पेक्टस, यू विल फाइंड दिस ऑन पेज 1.4 ऑफ द मॉड्यूल। नाउ दीज आर द मॉड्यूल्स विच आर एप्लीकेबल फॉर May 21 अटेम्प्ट, लेकिन काफ़ी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सेम ही है। अमेंडमेंट्स है ऑफ कोर्स, वो तो हम यहाँ पर कवर नहीं कर रहे हैं, बिकॉज आई वांट दिस कि Jan 21 में जो अटेम्प्ट दे रहे हैं वो कंफ्यूज ना हो जाए। अच्छा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं, इतना पूछते ही नहीं है वो लोग एग्जाम में, तो वी कैन स्किप दैट। एसोसिएट कंपनी, यस, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। सो एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन आपको याद करके जानी है। सो 20% ऑफ द वोटिंग पावर, ये वोटिंग पावर पे ध्यान देना, ठीक है। और कंट्रोल और पार्टिसिपेशन, इन वर्ड्स पे आपको ध्यान देना है। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं, वो डेफिनेशन आती नहीं है। देन येस, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये जो डेफिनेशन है ये आपको करके जानी है एंड प्लीज़ ट्राई टू रिमेंबर इट एज इट इज़। तो प्लीज़ हाईलाइट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये आपको मिल जाएगा पेज 1.7 पर। देन गो टू पेज 1.9। आई विल ट्राई टू बी अ लिटिल फास्ट, क्योंकि मुझे पता है आपने एक बार गो थ्रू कर लिए होंगे नोट्स, तो आपको पता होगा कि हम कैसे फ्लो कर रहे हैं। पेज 1.9 पे आप जाएंगे, डिबेंचर की जो डेफिनेशन है वो आप पढ़ेंगे। सेक्शन नंबर्स, येस, इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम में अगर आपने सेक्शन नंबर नहीं भी लिखे कोई बात नहीं,
मार्क्स कटेंगे नहीं, रॉन्ग लिखोगे तो शायद कट जाए, तो इट इज़ बेटर नॉट टू राइट इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट. If you remember, I will sincerely request you to write the section numbers because this will make your paper better than the others. अच्छा, डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन आपको याद करके जानी है. एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एक्सपर्ट, ठीक है, ये सब हाईलाइट कर लो. फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यू वोंट बिलीव इट, इस पे तो अलग से क्वेश्चन आता है. डिफाइन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. डेफिनेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पेज 1.10 पे मिलेगी हमें. Then on page 1.11 you will have the definition of free reserves. ये तो आपने पढ़ी होगी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर पढ़ते समय. फ्री रिजर्व्स की डेफिनेशन बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है इन द प्रैक्टिकल क्वेश्चन. वो तो ऐसे ही पूछते हैं, डिफाइन फ्री रिजर्व्स, और फिर आगे का क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे. तो इस पे अलग से क्वेश्चन आता है. गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. दे विल नॉट आस्क यू टू डिफाइन गवर्नमेंट कंपनी, लेकिन वो ये ज़रूर आपको पूछ सकते हैं कि ये जो सिचुएशन है इसमें ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं. तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको जब एप्लीकेशन करना पड़ेगा तो गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए. देन होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए. की मैनेजरियल पर्सनल, यस, इसकी डेफिनेशन हमें आनी चाहिए. Then after that, okay, nothing on this page. Then net worth, yes, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये अलग से पढ़ के नहीं जाते हैं, बट नेटवर्थ की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए. ऑफिसर इन डिफॉल्ट, इफ़ यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर, एटलीस्ट रीड इट वंस, क्योंकि बहुत जगह पे पेनल्टीज में लिखा रहता है कि दिस इज ओनली ऑफिसर इन डिफॉल्ट विल बी लायबल, तो यू शुड नो कौन लायबल है. ऑर्डिनरी एंड स्पेशल रेजोल्यूशन, इस पर 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, कभी कभार करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चन आते हैं. सो येस, ऑर्डिनरी स्पेशल रेजोल्यूशन आपको पता होनी चाहिए. ये बाद में आपको मीटिंग्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर में अगर आपको डिटेल देखनी है तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी. दिस यू विल फाइंड ऑन पेज 1.15. चलो लेट अस प्रोसीड. देन यू हैव द डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी. ऑल्दो ये आपने CA फाउंडेशन में किया था, एक बार एग्जाम के पहले गो थ्रू ज़रूर करना. प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन, प्रमोटर की डेफिनेशन, हाँ ये कभी कभार अलग से पूछ लेते हैं आपको, इस पे कभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है. प्रमोटर की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए अलॉन्ग विद सेक्शन नंबर. प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन, पब्लिक कंपनी बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें जो ये प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट, इस पे क्वेश्चंस आते हैं. ओके, सो प्लीज़ हाईलाइट दिस प्रोवाइजो एज इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम. ये जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है आपको, ये एक बार प्लीज़ एग्ज़ाम के पहले गो थ्रू कर लेना. आई एम ऑन पेज 1.17. ये एक बार गो थ्रू ज़रूर करना है एग्जाम्पल. आफ्टर दैट यू हैव रिलेटेड पार्टी. जस्ट रीड, जस्ट बी अवेयर. बाय हार्ट कर सकते हो, एक्सेलेंट. नहीं हो रहा है, जस्ट रीड इट बट बी अवेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट. ओके, रिलेटेड पार्टी. रिलेटिव की डेफिनेशन, यस, एक बार रीड कर लो. मतलब ऐसे डेफिनेशन का क्वेश्चन तो आता नहीं है, लेकिन हाँ एक बार आपको रीड तो ज़रूर करना है. यू शुड नो रिलेटिव में कौन आता है, ठीक है. नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, स्मॉल कंपनी. इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं. सो येस, यू कैन राइट ओवर देयर प्रैक्टिकल क्वेश्चन. और प्रैक्टिकल क्वेश्चन में दे एक्सपेक्ट यू टू राइट डाउन द डेफिनेशन ऑल्सो. सेक्शन नंबर भी इंपॉर्टेंट है. मैं तो इंसिस्ट करूँगी कि आप डेफिनेशन एज इट इज़ याद करो, सेक्शन नंबर के साथ याद करना. ये जो एग्जाम्पल है ये भी हम गो थ्रू करेंगे. स्टूडेंट्स डरो मत, ये जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके पास अभी भी टाइम है, एक बार गो थ्रू कर लेना. आई एम श्योर आपने किया ही होगा ये सब, सिर्फ एक कभी कभार कुछ छूट जाता है, तो इस बहाने हम वो पढ़ लेते हैं कॉन्सेप्ट. सब्सिडरी कंपनी डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए. ओके, सो दिस डेफिनेशन इज इम्पॉर्टेंट. द प्रोविजंस विच आर गिवन दे आर इम्पॉर्टेंट, आपको एज इट इज़ याद रखना है. नेक्स्ट वी हैव स्वेट इक्विटी शेयर्स. ये आपने थ्योरी पढ़ी होगी, यस, पूरा प्रोसीजर पढ़ा होगा ऑन इशू ऑफ स्वेट इक्विटी. डेफिनेशन हमें आनी चाहिए. टर्नओवर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है. तो इतनी डेफिनेशंस कर लो, इट इज़ सफिशिएंट. नेक्स्ट लेट अस प्रोसीड विद इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी. ये हाँ, ये हमें CA फाउंडेशन में था, तो ऐसे प्रोसीजर ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे क्वेश्चन आने का चांस थोड़ा कम है, लेकिन हाँ इस चैप्टर में से OPC मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट. स्टूडेंट मैं आपको यहाँ पर सिर्फ थियोरी और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं बताने वाली, मैं ये भी बताऊंगी कि आपको कौन से कॉन्सेप्ट्स पे MCQ या केस बेस्ड स्टडी आ सकता है. ओके, तो यहाँ पर OPC पे MCQ, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस, केस सिनेरियो क्वेश्चंस जो होते हैं ना आपके, वो आ सकते हैं.
एंड एनी प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन ओपीसी। तो ओपीसी में तो पूरा पढ़ के जाना है आपको, ए टू जेड जो भी प्रोविजंस है मॉड्यूल में। तो इनकॉर्पोरेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, डायरेक्टली गो टू पेज 2.3 और वहाँ पर प्रमोटर की डेफिनेशन है, मैंने आपको पहले भी बताई थी, डेफिनेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये जो एक छोटा सा नोट है ना यहाँ पर, कभी कभार हमारा ध्यान नहीं जाता है, लेकिन इस नोट पे अलग से क्वेश्चंस आ सकते हैं। So only the person who's acting in professional capacity will not be regarded as promoter. हाँ, but if he acts beyond his professional capacity, he may be regarded as a promoter. फॉर्मेशन का प्रोसीजर आएगा आपको, तो आपने जो बुक में से पढ़ा है उसी में कंटिन्यू, कुछ नया मत पढ़ना अभी। लेकिन हाँ, फॉर्मेशन का जो प्रोसीजर है वो देख लेना। ये तो अभी वैसे टाइप्स ऑफ कंपनीज आज आएंगी बाद में, लेकिन इनकॉर्पोरेशन का जो प्रोसीजर है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सेक्शन 3A, ये अमेंडमेंट से आया था। कैपिटल ए मतलब अमेंडमेंट, यस, कैपिटल ए मीन्स इट्स एन अमेंडमेंट। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। If at any time the number is reduced below 2 in case of private, 7 in case of public, and the company continues the business for more than 6 months while the number is so reduced, then every person who was aware of this after those 6 and carries on business after the 6 months and was aware of the fact, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वही लायबल होगा जो अवेयर है। इसीलिए मैंने आपको मार्क करवाया था ऑफिसर इन डिफॉल्ट, who is aware of the fact that the company is working with this reduced number, then he will be severally liable for whole of the debts contracted after those 6 months. They may be severally sued thereafter. तो ये सारे प्रोविजंस आपको एज इट इज़ याद रख के जाने। सेक्शन 3 कैपिटल ए वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, प्रोसीजर फॉर इनकॉर्पोरेशन स्टेप्स, ये तो आपने सीए फाउंडेशन में पढ़ा होगा, तो नथिंग न्यू फॉर यू, बट हाँ, स्टेप्स पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लेट अस प्रोसीड। हम आ जाएंगे पेज नंबर 2.10 पर। ओपीसी, यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है, एमसीक्यू क्वेश्चन भी आ सकता है, केस सिनेरियो क्वेश्चन भी आ सकता है। सो ओपीसी इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ठीक है, ओपीसी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जितने भी आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं वो प्लीज़ एक बार गो थ्रू ज़रूर करना। देन यू हैव सेक्शन 8 कंपनी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, थ्योरी, प्रैक्टिकल, एमसीक्यू, केस सिनेरियो। तो सेक्शन 8 कंपनी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, काफ़ी कुछ आ सकता है इसमें से। तो जो भी दिया है आपको मॉड्यूल में या आप जो नोट्स में से पढ़ रहे हो वहीं से पढ़ना, लेकिन सेक्शन 8 ज़रूर करके जाना। नेक्स्ट वी हैव मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये तो फाउंडेशन में भी था, तो इस पर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, मैंने लिख दिया है जो कॉन्सेप्ट्स मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, ऑल्ट्रेशन ऑफ नेम क्लॉज, ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज, ये तो करना ही है, इस पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। डॉक्ट्रीन ऑफ अल्ट्रावायस करना है, उसमें एक केस लॉ था एशबरी रेलवे, वो करना है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस करना है, डॉक्ट्रीन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एंड इट्स एक्सेप्शंस। इतना तो करके ही जाना है आपको। यस, तो पॉज द वीडियो, ये लिख लो। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मैंने आपको बता दिया है व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम। डायरेक्टली हम चले जाएंगे अब पेज 2.39 पर। ओके, पेज 2.39 पे आ जाओ स्टूडेंट्स। सेक्शन 10 कैपिटल ए, इस पे ना अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है, बहुत ही छुपा हुआ कॉन्सेप्ट है, एक बार गो थ्रू ज़रूर करना। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, सेक्शन 10A। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे हम सिर्फ यही डिस्कस कर रहे हैं कि कौन से कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए। 10A एक बार रीड ज़रूर करना। कन्वर्जन ऑफ कंपनीज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, जस्ट रीड बट बी अवेयर। ओके, जस्ट रीड। सब्सिडरी, हाँ, इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। सेक्शन 19, सब्सिडरी के नॉट होल्ड शेयर्स इन द होल्डिंग कंपनी। सेक्शन 19, सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो कॉन्सेप्ट तो करना ही है, नंबर याद रखना है। देन वी हैव द सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इस पे जनरली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में थ्योरी तो लिखनी ही पड़ती है आपको। तो येस, यू कैन राइट डाउन दैट दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर थ्योरी क्वेश्चंस
एज वेल एज प्रैक्टिकल। एक टाइम था जब इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आते थे, लेकिन रिसेंटली थोड़ी वेटेज इसकी कम हो गई है, इस पे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। बट येस, देयर वॉज अ टाइम व्हेन दे वर आस्किंग क्वेश्चन ऑन सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, हम रीड ज़रूर करेंगे। ऑथेंटिकेशन पे एक शॉर्ट नोट आ सकता है, सेक्शन 21 ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, या फिर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आपको ये ज़रूर पढ़ के जाना है कि जो भी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स है, प्रोसीडिंग्स है, वो कौन ऑथेंटिकेट कर सकता है, कौन साइन कर सकता है। यहाँ पर भी केएमपी का मेंशन था, इसीलिए मैंने डेफिनेशन में आपको वो मार्क करवाया था, क्योंकि वो बहुत ही जनरल डेफिनेशन है, जहाँ पर भी केएमपी आएगा आपको वो डेफिनेशन अप्लाई करनी है। ये सब ओके, हम थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। आफ्टर दिस येस, नथिंग हैज़ बीन हाईलाइटेड बाय मी, ये चैप्टर में बस इतना ही। नेक्स्ट हम प्रोसीड करेंगे विद प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़। यहाँ पर भी मैंने एक एक नहीं ना करके मैंने एक जनरल ही दिया है आपको। प्राइवेट प्लेसमेंट का प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है, वो मेरे वेबसाइट यूट्यूब चैनल पे प्राइवेट प्लेसमेंट का मैंने अलग से कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो किया था, वो वीडियो जाके ज़रूर देखना। प्राइवेट प्लेसमेंट का वीडियो मैंने किया था। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट, वो करना है। अच्छा, यहाँ पर देखो मैंने ना जनरल लिख दिए हैं, जो टॉपिक्स मुझे लगता है ये चैप्टर में से इम्पॉर्टेंट है। What is the meaning of red herring prospectus? Okay, red herring prospectus, shelf, जो types of prospectus है, red herring, shelf prospectus, deemed prospectus, section 28 offer of securities by certain members, तो वो करके जाना है आपको। सेक्शन 28 मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस, वो इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस में व्हेन इज़ द डायरेक्टर नॉट लायबल, एक्सपर्ट के ऊपर जो प्रोविजंस हैं वो आपको करके जाना है, व्हेन इज़ द एक्सपर्ट नॉट लायबल। तो ऑल दैट हैज़ टू बी कवर्ड। ओके, अलॉटमेंट में अगर आप मुझे पूछो तो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, इरेगुलर अलॉटमेंट एक शॉर्ट नोट के जैसे आ सकता है। व्हाट इज़ इरेगुलर अलॉटमेंट? सेक्शन 39 दैट इज़ रिटर्न ऑफ एप्लीकेशन मनी, ये सेक्शन आपको याद करना है। एंड अंडर राइटिंग के सारे प्रोविजंस विद अंडर राइटिंग कमीशन के प्रोविजंस। ठीक है, तो एक काम करो, वीडियो पॉज कर लो और ये सब अपने टेक्स्ट बुक, मॉड्यूल, नोटबुक जो भी आप लेकर बैठे हो उसमें लिख दो। हो गया, वेरी गुड। तो यहाँ पर बस इतना ही, और मैं ज़्यादा इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगी, मैंने सब यहीं पर आपको बता दिया है कि कौन से कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट लेट अस क्विकली गो टू शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, आप मानोगे नहीं, दिसंबर 20 में काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसी यूनिट में से आए थे। तो यहाँ पर जितना हो सके ये यूनिट पे ज़रूर कॉन्सेंट्रेट करना। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, आप बोलोगे मैम इसमें क्या पढ़ना है, प्रेफरेंस शेयर्स तो कितना इजी है। नहीं, वो जो रिडीमेबल इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स थे ना, सेक्शन 55, वो पार्ट इंपॉर्टेंट है, उस पर आपको ध्यान देना है। अच्छा, देन डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले जो शेयर्स हैं, व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर इशूइंग इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, ये आप हाईलाइट करोगे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैन बी आस्क्ड एज a 5 to 6 mark question. What are the conditions for issue of equity shares with differential rights? Okay, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी प्रोविजन, आप कोई भी बुक रेफर कर रहे हो, ये कॉन्सेप्ट ज़रूर पढ़ के जाना। देन कम टू पेज 4.8। यहाँ पर ना वैसे तो शेयर सर्टिफिकेट पे क्वेश्चंस नहीं आते, मैंने सिर्फ उतना मार्क करवाया है आपको जो मेरे हिसाब से आपको पढ़ना ही चाहिए। इशू ऑफ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। ओके, इशू ऑफ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, पनिशमेंट विद इंटेंट टू डिफ्रॉड। ओके, ये एक बार ज़रूर पढ़ के जाना। पनिशमेंट फॉर इशूइंग डुप्लीकेट शेयर्स सर्टिफिकेट विद इंटेंट टू डिफ्रॉड, दिस यू विल फाइंड ऑन पेज 4.8 ऑफ द मॉड्यूल। अच्छा, ये हो गया। नेक्स्ट गो टू पेज 4.10। पेज 4.10 सेक्शन 47 एंड 48। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम ये नहीं समझ में आता है हमें, लेकिन मैं बोलती हूँ एक बार रीड कर लो एटलीस्ट। अगर क्वेश्चन आ गया आपको क्या लिखना है, कुछ थोड़ा बेसिक आइडिया तो चाहिए ना। तो सेक्शन 47 48 ये आपको पढ़ के जाना है। वोटिंग राइट्स एंड वेरिएशन, कॉल्स पे सेक्शन सॉरी पेज 4.14 पे मैं आ गई हूँ। पेज 4.14 ऑफ द मॉड्यूल, कॉल्स इन एडवांस पे जनरली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए आपको एक बार तो थ्योरी पढ़नी ही पड़ेगी।
अच्छा, मैंने एक प्रोविजन मार्क किया है सेक्शन 51 दैट द कंपनी इज परमिटेड टू पे डिविडेंड इन प्रपोर्शन टू द अमाउंट पेड अप इफ ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स। अच्छा, ये जो इफ ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स है ना, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कभी कभार प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ये भूल जाते हैं। अरे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ना हम ये भूल जाते हैं, तो इसीलिए हाईलाइट कर लो कि company can pay dividend in proportion to the amount of paid up capital only if authorized by the articles। ये जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है, ये प्लीज़ एग्जाम के पहले पढ़ के जाना, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम में हम आ जाते हैं। यहाँ पर यही पार्ट पे नॉर्मली क्वेश्चंस आते हैं। सेक्शन 52, ये सेक्शन नंबर इम्पॉर्टेंट है, आपको सेक्शन नंबर याद रखना है। द एप्लीकेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ प्रीमियम काफ़ी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम पे। यू विल फाइंड दिस ऑन पेज 4.16। सेक्शन नंबर भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, तो सेक्शन नंबर भी करके जाना। इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट इंपॉर्टेंट फॉर थियोरी। सेक्शन 53, सेक्शन नंबर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इस पे 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको चाहिए तो मैं लिख देती हूँ, इट कैन कम फॉर अ 4 to 5 मार्क क्वेश्चन। देन वी हैव इशू ऑफ स्वेट इक्विटी। येस, इसके प्रोविजंस इंपॉर्टेंट है विद सेक्शन नंबर। तो सेक्शन 54 सेक्शन नंबर इज इंपॉर्टेंट, द प्रोविजंस आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इशू ऑफ स्वेट इक्विटी, ठीक है। उसके बाद कॉन्सेप्ट आ जाएगा प्रेफरेंस शेयर का, सेक्शन 55 इशू एंड रिडम्पशन। मैंने आपको बताया था रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इररिडीमेबल तो नहीं इशू कर सकते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर उन्होंने देखो डायग्राम भी दिया है आपको, लेकिन ये जो प्रोविजंस है सेक्शन 55 के, मेरे हिसाब से दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम, एक बार ज़रूर पढ़ के जाना। ट्रांसफ़र टू CRR, दिस इज़ वन ऑफ द प्रोविजंस। तो CRR, येस, यू शुड हैव नॉलेज ऑफ द कॉन्सेप्ट। तो मेरे हिसाब से CRR आप एक बार प्रोविजंस ज़रूर पढ़ के जाना। आगे भी आएगा सेक्शन 69। नाउ हम आ गए हैं पेज 4.23 पर अभी। इशू ऑफ, हाँ स्टूडेंट्स सुनो, आप रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स तो पढ़ ही रहे हो, प्रोविजंस तो पढ़ ही रहे हो, ये ध्यान देना। इशू ऑफ फर्दर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इफ अ कंपनी इज अनेबल टू रिडीम एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर्स और पे डिविडेंड। तो अगर कंपनी तुम्हारे एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम नहीं कर पा रही, डिविडेंड नहीं कर पा रही, तो वो क्या फर्दर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हैं। तो ये उसके बारे में है प्रोविजन। मेरे हिसाब से दिस इज़ न्यू, इट हैज़ नॉट बीन आस्क्ड इन द एग्जाम, आ सकता है। ओके, इट्स इंपॉर्टेंट, प्लीज़ पढ़ के जाना। यू विल फाइंड दिस ऑन पेज 4.23 ऑफ द मॉड्यूल। सो अगेन आई रिपीट स्टूडेंट्स, ये सब मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, मेरी गट फीलिंग है, मेरा एक्सपीरियंस है, ऐसा कुछ इंस्टीट्यूट ने नहीं कहा है, और मैं नहीं चाहती कि आप सिर्फ इतना ही पढ़ के जाओ, ये भी ध्यान में रखना। अच्छा, फिर हम ट्रांसफ़र ट्रांसमिशन की तरफ आगे, पेज 4.28 में केसेस ऑफ ट्रांसमिशन, फॉर योर नॉलेज रीड ज़रूर करके जाना। फॉर्ज ट्रांसफ़र can be asked as a question, okay, it can be asked as a short note, okay? तो शॉर्ट नोट के जैसे आ सकता है, फॉर्ज ट्रांसफ़र एक्सप्लेन करने का क्वेश्चन आ सकता है आपको। पनिशमेंट फॉर पर्सोनेशन, मतलब आ सकता है, अभी तक आया नहीं है, आ सकता है। सेक्शन 58, हाँ रिफ्यूज़ल, इस पे क्वेश्चंस आए हैं इन द पास, ये पढ़ के जाना। सेक्शन 58, ओके, दिस यू विल फाइंड ऑन पेज 4.30। Next, you will come to 4.32. 4.32, rectification of register of members। मेरे हिसाब से शायद आ सकता है, मेरे हिसाब से। So section 59, 4.32, okay, ठीक है। फिर आप चलोगे 4.35 पर, फर्दर इशू पढ़ के तो जाना ही है, सेक्शन नंबर के साथ, सेक्शन 62, सॉरी, further issue of shares, securities। Then go to page 4.41, bonus shares। बहुत frequently questions आते हैं, bonus, buyback। सेक्शन 63 पढ़ना ही है आपको, सारे प्रोविजंस जो भी बुक से आप पढ़ रहे हो, एक बार ज़रूर पढ़ के जाना। ये
रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल सेक्शन 66 के प्रोविजंस। ओके, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल सेक्शन 66। 4.49 पे हम आ गए, बाय बैक। इतने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आए हैं ना इस पे कि आप हैरान हो जाओगे, इतने फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस पे, क्या बात है। तो सेक्शन 68, सेक्शन 69 कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सेक्शन 70 प्रोहिबिशन ऑन बायबैक, तीनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तीनों पे क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभार तो सीआरआर पे अलग से क्वेश्चन आता है, 3-4, 2 मार्क का, 4 मार्क का। सोर्सेज ऑफ बायबैक मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, ये सुपर इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट। मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तो भी वो लोग पूछते ही पूछते हैं व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ बायबैक, पूछते ही हैं आपको। तो ये तो बाय हार्ट ही कर लो, आप बाय हार्ट कर लो इसको, सोर्सेज ऑफ बायबैक। तो बायबैक करके जाना है, सीआरआर करके जाना है, पेज 4.53 पे आपको ये मिलेगा। एंड प्रोहिबिशन, ये तो थियोरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल में क्या क्वेश्चन आता है वो भी मैंने पॉइंट सी मार्क कर दिया है आपके लिए। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्लॉज सी इज़ इंपॉर्टेंट क्योंकि उस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं। यू विल फाइंड दिस ऑन पेज 4.53, section 70, section number is important, provision is important, and it can be asked as a practical question, clause C। ये जो सेकेंड पॉइंट है यहाँ पर, सबसेक्शन 2 जो है, तो उसके भी प्रोविजंस इंपॉर्टेंट है, आपको सेक्शन नंबर के साथ याद करना है। ओके, नेक्स्ट वी कम टू डिबेंचर्स। इंट्रोडक्शन तो ठीक है, उस पर ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं अभी। वोटिंग राइट पे एक टाइम था बहुत सारे क्वेश्चन आते थे कि कैन द कंपनी इशू डिबेंचर्स विद वोटिंग राइट्स। अब ऑफ लेट तो नहीं आया है, आ सकता है। तो इस पे ना मुझे एक क्वेश्चन याद आ गया जहाँ पर इंस्टीट्यूट ने पूछा था दैट कैन द कंपनी इशू शेयर्स विद वोटिंग राइट इफ ऑथराइज बाय द आर्टिकल्स। आपका आंसर तब भी नो रहेगा कि डिबेंचर्स कैन नॉट बी इशूड, डिबेंचर्स कैरिंग वोटिंग राइट्स कैन नॉट बी इशूड बाय द कंपनी। तो ये आपको 4.56 पे मिलेगा वो क्वेश्चन, प्रोविजन वहाँ पर है। 4.57 पे अगर आप आ जाओगे, क्रिएशन ऑफ डीआरआर। स्टूडेंट्स मैंने एक वीडियो किया था क्योंकि इसमें काफ़ी अमेंडमेंट्स हुए थे, तो डीआरआर कैसे क्रिएट करते हैं उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो किया है। मैं इंसिस्ट करती हूँ कि आप वो वीडियो ज़रूर देखना। ओके, डीआरआर पे मैंने एक वीडियो किया है, वो ज़रूर देखना। देन यू कम टू डिबेंचर ट्रस्टी, 4.62 ट्रस्टी पे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, डिबेंचर ट्रस्टी पे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, दैट्स इट। चलो, ये डिबेंचर वाला पार्ट हो गया हमारा। अब हम आ जाएंगे एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स की तरफ। देखो, वैसे मेरे हिसाब से एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, दोनों यूनिट इंपॉर्टेंट है। हमें नहीं पता क्या आ जाएगा एग्जाम में, सिर्फ मैं आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हाईलाइट करवा सकती हूँ, बट इसका ये मतलब नहीं है वही पढ़ना है। ओके, डिपॉजिट्स और रजिस्ट्रेशन पे क्वेश्चन आता ही आता है, हर अटेम्प्ट में मैंने देखा है, आता ही आता है। सो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, वैसे तो सारे प्रोविजंस आपको पढ़ने हैं, बट व्हाट इज इंक्लूडेड इन डिपॉजिट, व्हाट इज नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट, ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, सो व्हाट इज नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट वो पढ़ना। कोई भी पार्ट, कोई भी प्रोविजन पे क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, व्हाट इज नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट, अमाउंट विच इज नॉट डिपॉजिट, कोई भी प्रोविजन पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो। नेक्स्ट, एलिजिबल कंपनी कौन होती है, उसकी डेफिनेशन आपको याद करनी है, उसका मीनिंग याद करना है आपको। एलिजिबल कंपनी आपको मिल जाएगी ऑन पेज 5.8 ऑफ द मॉड्यूल। एलिजिबल कंपनी करनी ही है आपको। देन व्हाट इज़ अ मैक्सिमम अमाउंट दैट यू कैन रिसीव फ्रॉम द मेंबर्स एज डिपॉजिट, वो फॉर्म नंबर भी आपको याद करना है। अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी, मतलब मैं बोल रही हूँ ना आपको, इसमें से सब कुछ एक ना एक बार तो कभी पूछा ही है। अच्छा, जॉइंट नेम, डिपॉजिट इन जॉइंट नेम, इस पे एमसीक्यू टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप। ओके, ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपको कोई एमसीक्यू, डायरेक्ट एमसीक्यू आ सकता है इस पर, कितने जॉइंट नेम्स है, कैसे एक्सेप्ट करेंगे। सो नॉट एक्सीडिंग 3, ये आपको याद रखना है, नॉट एक्सीडिंग 3। ठीक है, तो ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, उस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, प्लीज़ मार्क दिस एज इम्पॉर्टेंट। कभी कभार ना हम इतने ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, छूट जाता है, तो इस वीडियो से एटलीस्ट आपको पता लग जाएगा, अरे ये मैंने नहीं किया, चलो कर लेते हैं।
देन लेट अस गो थ्रू पेज 5.17. उधर आएगा आपको एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक बाय एलिजिबल कंपनी. इस पे थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. तो आप यहाँ पर लिख सकते हो यू कैन बी आस्क्ड अ थ्योरी प्लस अ प्रैक्टिकल केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन. तो वो कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए. मैक्सिमम अमाउंट जो लिमिट्स हैं यहाँ पर वो तो याद करके ही जाने हैं. गवर्नमेंट कंपनी से कितना एक्सेप्ट हो सकता है, सॉरी गवर्नमेंट कंपनी कितना एक्सेप्ट कर सकती है. देन रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट कैन बी आस्क्ड एज अ शॉर्ट नोट. ओके, इस पे एक नोट आ सकता है अराउंड 4 to 5 मार्क्स का. सो शॉर्ट नोट अराउंड 4 to 5 मार्क्स, रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट, उसके पर्टिकुलर्स क्या हैं. देन गो टू पेज 5.26, रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट. ये सिर्फ रीड करना है आपको क्योंकि अभी ये प्रोविजंस काफ़ी पुराने हो गए हैं, बट सिर्फ रीड करना है आपको. ओके तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, बट एज आई ऑलरेडी इन्फॉर्म यू डिपॉजिट से काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं. रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स, एक ना एक क्वेश्चन ये पर्टिकुलर यूनिट से आएगा ही आएगा. तो रजिस्ट्रेशन में मैं क्या बताऊँ आपको, काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट है. फिक्स चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज, एक टाइम था काफ़ी क्वेश्चंस आते थे, बट अभी ऑफ लेट मैंने नहीं देखे इतने सारे क्वेश्चंस. बट येस कैन बी आस्क्ड. तो फिक्स्ड और फ्लोटिंग, व्हेन डज इट क्रिस्टलाइज. क्रिस्टलाइजेशन पे भी एक टाइम था जब काफ़ी क्वेश्चंस आया करते थे, अभी ऑफ लेट नहीं पूछे हैं उन्होंने. ड्यूटी टू रजिस्टर द चार्ज, सेक्शन नंबर के साथ, ये सेक्शन नंबर भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए. सेक्शन 77, यू विल फाइंड दिस ऑन पेज 6.5. एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट, इस पे मैंने एक वीडियो किया है, प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो. ओके सो पूरा टैबुलर फॉर्म में मैंने दिया, इतना सिंप्लीफाइड आपको लगेगा ना वो. सो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो. आपके ही चैनल थ्योरी मास्टर्स लर्निंग पे आपको वो मिलेगा. सो गो एंड वॉच दिस वीडियो ऑन एक्सटेंशन ऑफ टाइम. देन कंपनी टू रिपोर्ट सेटिस्फैक्शन, सेक्शन 82, सेटिस्फैक्शन पे मेरे हिसाब से क्वेश्चन आ सकता है. ओके तो सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, पेज 6.13. रेक्टिफिकेशन सेक्शन 87 कैन बी आस्क्ड एज अ थ्योरी क्वेश्चन. तो यहाँ पर आप लिख सकते हो पेज 6.17 पे आपको मिलेगा. रेक्टिफिकेशन कैन बी आस्क्ड एज अ थ्योरी क्वेश्चन. तो स्टूडेंट्स ये तो है ही बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे हिसाब से थे. चलो अब आ जाएगा हमारे पास मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाला चैप्टर. जो इनिशियल पार्ट है इसका वो रजिस्टर्स वाला, रिटर्न्स वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन पे आ जानी रजिस्टर्स. रजिस्टर्स एक बार गो थ्रू कर लेना. देन इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो है फॉरेन रजिस्टर. एक बार आप ज़रूर देख के जाना है इसके प्रोविजंस, फॉरेन रजिस्टर के प्रोविजंस. देन गो टू पेज 7.17. दिस annual return provisions, section 92 and 94, they are the most important sections of this particular chapter. तो आप अगर मुझे पूछोगे मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में से सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, एनुअल रिटर्न. एक तो ऐसा अटेम्प्ट था जिसमें 2 या 3 क्वेश्चंस भी आए थे ऑन एनुअल रिटर्न. सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स, जैसे मई में पूछा, नवंबर में भी पूछ लिया. तो एनुअल रिटर्न पे आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो एनुअल रिटर्न के जितने भी प्रोविजंस यहाँ पर दिए हैं मॉड्यूल में, एक बार ज़रूर पढ़ के जाना विद एग्जांपल्स. इसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में. आप अगर हमारे नोट्स देखोगे, वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे नोट्स, उसमें ये सारे क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं विद कॉन्सेप्ट. ठीक है तो एनुअल रिटर्न से रिलेटेड सेक्शन 92 एंड 94 ये प्रोविजंस आपको पढ़ के ही जाने हैं कंपल्सरीली मेरे हिसाब से. 21 क्लियर डेज का कैलकुलेशन कैसे होता है वो देख के जाना है, पेज 7.24. हु इज़ एंटाइटल्ड टू रिसीव नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग. इम्पॉर्टेंट, कभी ना कभी आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ये ज़रूर काम में आएगा. आई एम ऑन पेज 7.24. ठीक है ये करेंगे हम. मीटिंग्स
कैन बी हेल्ड एट अ शॉर्टर नोटिस, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, पेज 7.25। मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Next we have explanatory statement. Separate question can be asked on explanatory statement. या तो वो नोटिस के साथ ही पूछेंगे या फिर अलग से explanatory statement पे क्वेश्चन आ सकता है, और इसका सेक्शन नंबर भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद करके जाना है, सेक्शन नंबर 102। हाँ, ऑर्डिनरी या स्पेशल बिजनेस क्या होता है अभी आ गया, देखो यहाँ पर। तो ऑर्डिनरी में क्या आएगा, स्पेशल बिजनेस में क्या आएगा, अच्छा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होती है, स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होती है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। ऑर्डिनरी और स्पेशल बिजनेस पे अलग से क्वेश्चंस आते हैं। आई एम ऑन पेज 7.26। पेज 7.27 पे आ जाओ, कोरम, सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम द मॉड्यूल। कोरम से रिलेटेड जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस सॉरी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, सब सॉल्व कर लेना, एक बार गो थ्रू कर लेना। सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है तो वो भी याद रखना है। कोरम से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी फ्रीक्वेंटली मैंने देखे हैं। ये जो टेबल है कि कोरम क्या होना चाहिए फॉर अ प्राइवेट और पब्लिक कंपनी, ये नंबर्स आपको याद करके जाने हैं। पेज 7.28 पे आपको ये मिलेगा। एडजर्नमेंट ड्यू टू वांट ऑफ कोरम प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, सो मार्क दिस, आई एम ऑन पेज 7.28 ऑफ द मॉड्यूल। एडजर्नमेंट ड्यू टू वांट ऑफ कोरम, प्रोविजंस आर इंपॉर्टेंट। क्वेश्चंस तो कोरम के मैंने आपको बताया, आपको देख के जाने ही हैं। चेयरमैन शॉर्ट नोट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, चेयरमैन सेक्शन 104, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है जो पावर्स है एंड कास्टिंग वोट है, ठीक है, पावर्स है और कास्टिंग वोट है, वो डिसाइड करेंगे मिनट्स में क्या लिखना चाहिए, दैट पार्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। कास्टिंग वोट, जो सेकेंड वोट उन्हें करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो इम्पॉर्टेंट है। प्रॉक्सीज, यस काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, सेक्शन 105। तो ये प्रॉक्सी के प्रोविजंस हम पढ़ेंगे। देन कम टू पेज 7.32। देखो स्टूडेंट्स, ये जो वोटिंग वाला पार्ट है ना, वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स नॉट वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, बट मालूम होना चाहिए आपको। इलेक्ट्रॉनिक कैन बी आस्क्ड एज अ थ्योरी क्वेश्चन। डिमांड बाय पोल, डिमांड ऑफ पोल, पोस्टल बैलेट, इनके जो प्रोसीजर्स हैं, तो देर आर सर्टन रेजोल्यूशंस विच कैन बी पास बाय पोस्टल बैलेट ओनली। तो थियोरी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्रोसीजर्स, इसके जो सॉल्व क्वेश्चन है सब देखने आपको। वोटिंग पे एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, मान के चलो। तो वोटिंग वाला जो पार्ट है वो सब पढ़ना है आपको, क्योंकि उसमें से हमको नहीं पता क्या आएगा क्वेश्चन। थियोरी भी आ सकता है, प्रैक्टिकल भी आ सकता है, एमसीक्यू भी आ सकता है। सो दिस वोटिंग पार्ट इज़ इम्पोर्टेंट। अच्छा, इसके बाद जो एजीएम, ईजीएम, ये सब जो दिया है ना, उस पर लाइक अभी फ़िलहाल थोड़े कम क्वेश्चंस आ रहे हैं। वो एक टाइम था जब आते थे क्वेश्चन, अभी थोड़े से कम आ रहे हैं। मिनट्स में जो चेयरमैन वाला पार्ट है, ओके, आई थिंक मिनट्स पीछे रह गया। मिनट्स बुक, जो मिनट्स है ना, उसमें क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए, चेयरमैन वो डिसाइड करेगा। दैट पार्ट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम मिनट्स, उसी पे मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। फिर आप एजीएम, ईजीएम में एक बार प्रोविजंस गो थ्रू कर लेना, बट ऑफ लेट आई हैव नॉट सीन मेनी क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम दैट पार्ट। डेक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ऑल द प्रोविजंस आर इम्पॉर्टेंट। छोटा सा तो चैप्टर है डिविडेंड का, कुछ भी आ सकता है। सेक्शन 127, 124, 125, पता नहीं अभी क्या पूछ लेंगे एग्ज़ाम में, इसीलिए मैं यहाँ पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। इसमें मैंने आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं हुआ, क्योंकि मेरे हिसाब से आप प्लीज़ सारे प्रोविजंस एक बार गो थ्रू कर लो। कुछ कुछ चैप्टर्स हैं ऐसे जिसमें ना कुछ भी आ सकता है। अच्छा चलो, अब हम जाएंगे अकाउंट्स ऑफ कंपनी की तरफ। वीडियो पॉज कर सकते हो, पेज टर्न कर सकते हो, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे वीडियोस में, है ना। अच्छा, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, देखो स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से ना आप जब भी रिवीजन करने बैठोगे ना, उल्टी रिवीजन करना, मतलब पहले ऑडिटर पढ़ना, फिर अकाउंट्स पढ़ना, फिर डिविडेंड पढ़ना, मीटिंग्स पढ़ना, शेयर कैपिटल पढ़ना, लास्ट में आप वो पार्ट पढ़ना जो आपने फाउंडेशन में ऑलरेडी किया हुआ है। ओके, ऑलवेज स्टार्ट रिवाइजिंग इन द रिवर्स मैनर, क्योंकि यही पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं पे क्वेश्चंस आते हैं। चलो, एक्रूअल, डबल एंट्री, ये तो सब आपको पता होगा, उस पर 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन पूछा तो ठीक है। प्लेस ऑफ कीपिंग बुक्स, इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, सो येस इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम, इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं।
प्लेस ऑफ कीपिंग द बुक्स, मेंटेनेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इस पे शॉर्ट नोट आ सकता है 4 to 5 मार्क्स का. आई एम ऑन पेज 9.5. प्लीज मार्क दिस एज इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम. इंस्पेक्शन बाय डायरेक्टर्स, ये पार्ट मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट है. पेज 9.6. पेज 9.6 स्टूडेंट्स, अगेन एंड अगेन आई रिपीट, ये मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं. ऐसा कुछ इंस्टीट्यूट ने प्रिस्क्राइब नहीं किया है. एंड इसका ये मतलब भी नहीं है कि सिर्फ इतना ही पढ़ो पास हो जाओगे, ऐसा भी नहीं है. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे हिसाब से है. सो इंस्पेक्शन बाय डायरेक्टर्स, ये पार्ट आपने मार्क कर लिया होगा, ठीक है. फिर आ जाएंगे हम पेज 9.7 की तरफ. पीरियड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ बुक कैन बी आस्क्ड एज अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन. 8 years तक करना है. पर्सन्स रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम. ये जो 4 लोगों के नाम दिख रहे हैं आपको, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम. प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं इन पर. पर्सन्स हु आर रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द बुक्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने आपको डेफिनेशन मार्क करवाई थी, क्योंकि उस पर एक आध बार डेफिनेशन डिफाइन का क्वेश्चन आया था. आई थिंक 2014 में आया था उसका क्वेश्चन. देन गो टू पेज 9.9. वहाँ पर ट्रू एंड फेयर व्यू का आएगा आपको, उस पर शायद शॉर्ट नोट आ सकता है. आपने ऑडिट में काफ़ी पढ़ा होगा ट्रू एंड फेयर व्यू, सो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इट. देन गो टू पेज 9.14. रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स ऑन कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स ऑर्डर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट. पेज 9.14. ठीक है, रीओपनिंग ऑफ बुक्स का क्वेश्चन. फिर हम आ जाएंगे NFRA. लास्ट दिसंबर अटेम्प्ट में आया था NFRA पे क्वेश्चन, फिर भी आ सकता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कॉम्पोजिशन वो पढ़ लो. NFRA क्या काम करता है, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, सेक्शन नंबर के साथ इम्पॉर्टेंट है. इसमें अमेंडमेंट्स भी हुए थे इन द रिसेंट पास्ट, तो वो भी कर लेना. अच्छा, ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेक्शन नंबर के साथ आपको याद करके जाने हैं. प्रोविजंस, पेज 9.24. पेज 9.24. Then come to page 9.25. You have boards report. इसके कंटेंट्स पे क्वेश्चन आता है, कोई भी कंटेंट पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है. बोर्ड्स रिपोर्ट आपको पढ़नी है. देन डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, इट इज़ ऑन पेज 9.29. आपको पता होना चाहिए डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट. साइनिंग ऑफ द बोर्ड्स रिपोर्ट, दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम. हु विल साइन? ओके, साइनिंग पे अलग से क्वेश्चंस आ सकते हैं. आई एम ऑन पेज 9.30. ओके, पेज कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे भी मैंने एक वीडियो किया था सेपरेटली, वो भी जाके देखना. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, CSR, थ्योरी, प्रैक्टिकल, केस बेस्ड, सिनेरियो बेस्ड, केस सिनेरियो बेस्ड, MCQ, कुछ भी आ सकता है. कुछ मत छोड़ना CSR में, पूरा बाय हार्ट कर लो. सब कुछ इम्पॉर्टेंट है. एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम. CSR में मैं कुछ पिन पॉइंट भी नहीं कर सकती, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी. ठीक है, तो CSR हम करके जाएंगे. आगे बढ़ते हैं. आगे तो मैंने कुछ और मार्क नहीं किया है फिलहाल. चलो, ये हो गया. ऑडिट एंड ऑडिटर्स, ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर इम्पॉर्टेंट. मैंने नोटिस किया है ऑफ लेट काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं ऑडिट एंड ऑडिटर्स में से. ऑल्दो ये सब आपने किया है ऑडिट में, लेकिन लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर पढ़ के जाना. इसमें से मैं नहीं बता सकती आपको क्या इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ पढ़ के जाना. इसमें ना एक पार्ट है, आई थिंक यहाँ पर इंटरनल ऑडिट का पार्ट है, वो भी ज़रूर पढ़ के जाना. कॉस्ट ऑडिट है, आई यू मस्ट बी नोइंग अबाउट ऑल दैट, बट कोई बात नहीं, मैंने हाईलाइट नहीं किया, लेकिन मैं बोल देती हूँ आपको. इंटरनल ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, वो सब पढ़ के जाना. कैजुअल वैकेंसी, सेक्शन 139, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड प्रोविजन, डिसक्वालिफिकेशन, तो कुछ भी आ सकता है, थ्योरी, प्रैक्टिकल. तो इसमें बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज काफ़ी वैरायटी के क्वेश्चंस आ रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज एवरीथिंग अबाउट द कॉर्पोरेट लॉ, कंपनीज एक्ट. अब आ जाएंगे हमारे फेवरेट एक्ट की तरफ, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. सबसे पहले हम शुरू करेंगे विद इंडेमनिटी एंड गारंटी. तो इसमें से मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पेज 1.3 पे आप आ जाओगे. मैंने वो एक एग्जाम्पल है वो हाईलाइट किया है, वो एग्जाम्पल ज़रूर देख के जाना.
ठीक है। सो एग्जाम्पल 3 ऑन पेज कौन सा नंबर है 1.3 पर। ओके, फिर हम आ जाएंगे पेज 1.5 की तरफ, राइट्स ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर सेक्शन 125। सेक्शन नंबर भी इंपॉर्टेंट है, थियोरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। आई एम ऑन पेज 1.5। चलो, पेज 1.6 पे व्हेन डज द लायबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर कमेंस, वो करेंगे हम। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में वो उसी पेज पर ये जो पार्टीज इन्वॉल्व है ना, इस पे MCQ डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं पार्टीज इन्वॉल्व पे। Then the most important is section 142, 143, मिसरिप्रेजेंटेशन कंसीलमेंट, इसके प्रोविजंस। ठीक है, तो आगे जाके हम ये सब फिर रिपीट होता है। 142, 143, 144 इनवैलिड गारंटी में आएगा। टाइप्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कंटिन्यूइंग गारंटी। देन डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी यू विल फाइंड ऑन पेज 1.13। पेज 1.13 डिस्चार्ज में से सब कुछ इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट की अगर आप मुझे पूछो तो सेक्शन 133, इस पे मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया है। 136 एंड 137, ओके, ये सेक्शन मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी डिस्चार्ज पे तो 134, 135, 136, 137 कुछ भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन ये तीन काफ़ी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हैं। वरायंस इन द टर्म सेक्शन 133 मैंने हाईलाइट करवा दिया है। 136, 137, 137 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर प्रोविजन वो बाय हार्ट करके जाना, वो आता है। इनवैलिड गारंटी आ गई 142, 143 एंड 144। इनवैलिड गारंटी शॉर्ट नोट के लिए आ सकता है। दिस यू विल फाइंड ऑन पेज 1.18। ओके, पेज 1.18। Rights of surety can be asked as a theory question. Rights of surety can be asked as a theory question. Then co-surety, बहुत टाइम तक इस पर कभी क्वेश्चन आया नहीं था। मैंने एक बार मेरे स्टूडेंट्स को बोला था, देखो अभी इंटर में इस पे आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि ये IPCC में भी था ना, बट तभी के IPCC में पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, तो इस पे कभी इतना ध्यान नहीं गया। लेकिन जैसे ही CA इंटर में उन्होंने IPCC से इंटर चले गए, तो उन्होंने फिर आधा ही कर दिया, ओनली स्पेशल प्रोविजंस वर देयर। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डेटा थोड़ा कम हो गया, प्रोविजंस कम हो गए, तो को श्योरिटी से क्वेश्चन आ गया लकीली। तो को श्योरिटी एक बार ज़रूर पढ़ के जाना, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। पेज 1.21 पे आपको ये कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो जितने भी प्रोविजंस हैं वो सारे पढ़ के जाना को श्योरिटी से रिलेटेड। सो दैट वाज अबाउट इंडेमनिटी गारंटी। नेक्स्ट फटाफट हम चले जाते हैं बेलमेंट की तरफ। बेलमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से है पेज 331 पे, पेज 1.31 पे, रिटर्न ऑफ गुड्स शुड बी इन द सेम फॉर्म और इट में अंडरगो अ चेंज इन द फॉर्म इफ रिक्वायर्ड बाय द बेलर। ठीक है, तो रिटर्न पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन ऑन पेज 1.32 पे आप आ जाओ। पेज 1.32 सेक्शन 150 आपको दिखाई देगा, उस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सेक्शन नंबर इज इंपॉर्टेंट, प्रोविजंस आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। देन प्री मेच्योर टर्मिनेशन सेक्शन 159 शायद आ सकता है, शायद। Then very important, duty of the bearer to receive back the goods. ड्यूटीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट पेज 1.35 पे आप आ जाओगे। ये जो एग्जाम्पल मैंने हाईलाइट किया है उस पर काफ़ी बार क्वेश्चंस आए हैं, आ भी सकते हैं। आप भी ये एग्जाम्पल को हाईलाइट कर दो। नॉट टू मेक इनकन्सिस्टेंट यूज़ ऑफ गुड्स 153, 154, यस सेक्शन नंबर के साथ इम्पॉर्टेंट है। तो 153, 154 मिक्सिंग पे थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, बट 155, 156, 157, ठीक है। देन रिटर्न ऑफ गुड्स सेक्शन 160 एंड 161 पे जनरली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, और ये एग्जाम्पल भी हाईलाइट कर लो, ये भी पढ़ ही लेना। 160 एंड 161 पे क्वेश्चंस आते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। एक्रीशन अगेन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये जो काउ वाला एग्जाम्पल है ये काफ़ी फेमस है, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा भी गया है। राइट्स ऑफ बेलर, दे आर ड्यूटीज़ ऑफ बेली, काफ़ी सिमिलैरिटी है ना इन सब में। राइट्स ऑफ बेलर, राइट्स ऑफ बेली, थ्योरी क्वेश्चन। अच्छा, फिर हम आ जाएंगे पेज
प्लेज पे कर लेते हैं, पेज 1.44, राइट्स ऑफ पॉनी और प्लेजी। इसमें सेक्शन 173 राइट टू रिटेन, 174 इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, सब्सिक्वेंट डेट्स के लिए भी आप वो प्लेज गुड्स अप्लाई कर सकते हो। 174 पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। पॉनीज राइट टू एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपेंसेस, यस यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेज बाय नॉन ओनर। ओके, जैसे हमने फाउंडेशन में किया था सेल बाय नॉन ओनर, वैसे यहाँ पर प्लेज बाय नॉन ओनर। सारे थियोरी जो भी पॉइंट्स है एग्जाम्पल के साथ आपको पढ़ने हैं, थियोरी प्रैक्टिकल दोनों टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं इस पर। स्टूडेंट्स भूलना मत, डिफरेंस बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज शायद पूछ लें। ओके, शायद, बिकॉज आजकल ना डिस्टिंग्विश बिटवीन काफ़ी आ रहे हैं। तो लिखना हमें ऐसे ही टैबुलर फॉर्म में ही है, टेबल फॉर्म में बनाकर हम लिखेंगे हेडिंग के साथ में। सो दैट वॉज अबाउट प्लेज। नेक्स्ट इज एजेंसी। एजेंसी कर लेते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ये वाला, who may appoint an agent. I am on page 1.57. Who can appoint an agent, who can be appointed as an agent, and consideration is not necessary to appoint an agent. सेक्शन नंबर के साथ इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, 183, 184, 185। तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिडरेशन पे तो काफ़ी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस भी आए हैं। नेक्स्ट we have on page 1.59 implied authority, that is agency is inferred from the circumstances. Then on page 1.60 agency by estoppel, इस पे questions आ सकते हैं। agency by necessity, page 1.61 practical questions आते हैं इस पे। okay, so you can write down इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। आई एम ऑन पेज 1.61। रैटिफिकेशन 196, थियोरी प्रैक्टिकल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सो रैटिफिकेशन पे व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ रैटिफिकेशन, सेक्शन नंबर 196 जनरल सेक्शन नंबर। देन इफेक्ट ऑफ रैटिफिकेशन, ठीक है। एजेंट्स अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी 189, इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं। 189, आई एम ऑन पेज 1.64, 189 पे। सब एजेंट इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट नोट। ओके, सब एजेंट इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट नोट। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है जिसमें थियोरी का मेंशन किया ही होगा हमने, पेज 1.67। ओके, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन उस पर अगर क्वेश्चन आता है ना तो जनरली ये वाले पे आता है, एग्जाम्पल 20, ये ध्यान से करके जाना। डिफरेंस बिटवीन सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट एक बार गो थ्रू कर लेना। देन ये जो सेक्शन 211 है, नंबर तो इंपॉर्टेंट है ही, प्रोविजन भी इंपॉर्टेंट है। ड्यूटी ऑफ द एजेंट, ड्यूटी टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस, इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा करके आते हैं। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ओके, 212 पे भी लाइक आ सकता है, आया भी है, बट ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट में इसको रखें। पहले 211 इंपॉर्टेंट है, फिर 212, उसके बाद आएगा 215 और 216। इस पे काफ़ी बार प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो प्लीज़ हाईलाइट दिस, मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिकल क्वेश्चन। दिस इज ऑन पेज 1.71, पेज 1.71। अभी फिलहाल मॉड्यूल में मार्क कर लो, बाद में आप अपने नोट्स में से पढ़ लेना। 215 एंड 216, ठीक है। देन ड्यूटी नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट उसी में है। आफ्टर दैट पेज 1.73 में राइट टू रेम्यूनरेशन, पेज 1.73, नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बट यू शुड नो। पेज 1.73 में 219, सेक्शन 219। देन पेज 1.81 में रिवोकेशन का जो पार्ट है वो आपको पढ़ना है। मेरे हिसाब से इट इज़ इम्पॉर्टेंट। रिवोकेशन, रिनंसिएशन, ये इंपॉर्टेंट है, थियोरी प्रैक्टिकल दोनों क्वेश्चंस के लिए। दिस यू विल फाइंड ऑन पेज 1.81, रिवोकेशन एंड रिनंसिएशन। नेक्स्ट यू विल गो टू पेज 1.82, उसमें व्हेन इज द एजेंसी इररिवोकेबल। मेरे हिसाब से आपको सेक्शन नंबर भी याद करना चाहिए।
इररिवोकेबल एजेंसी का। इफेक्ट्स ऑफ टर्मिनेशन कैन बी आस्क्ड एज अ थ्योरी क्वेश्चन 208, सेक्शन नंबर नहीं याद रखा तो भी चलेगा यहाँ पर। प्रोविजंस आर इंपॉर्टेंट, इफेक्ट्स ऑफ टर्मिनेशन 208। सो दैट्स इट विद द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट हम पढ़ लेंगे द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। येस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, 8 मार्क्स का तो आता ही आता है इसमें से। अच्छा, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगर आपको ये याद है तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में काफ़ी काम आएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, प्रिजम्पशन, येस ये जो टेबल है ये आपको याद करके जानी है। प्रिजम्पशन एज टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, दिस टेबल इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, यू विल फाइंड इट ऑन पेज 2.5, पेज 2.5 पे मिलेगा आपको ये। प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, मतलब आता था पहले, अभी इतना ज़्यादा नहीं आता है इस पे, बट हाँ इसमें आपको एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स याद करके जाना है, क्योंकि इस पे एक टाइम था जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते थे। सो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट, यू विल फाइंड दिस ऑन पेज 2.6 ऑफ द न्यू मॉड्यूल। ये न्यू मॉड्यूल के पेजेस हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, येस इसके भी आपको एसेंशियल्स पढ़ के जाने हैं। व्हाट आर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, पेज 2.10 पे है ये। चेक, अगेन बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो आपको पता होने ही चाहिए, उसकी डेफिनेशन, प्लस व्हाट आर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ चेक, वेरी सिमिलर टू बिल ऑफ एक्सचेंज। क्रॉसिंग में मीनिंग ऑफ क्रॉसिंग, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्रॉसिंग, ओके। ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्रॉसिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर कभी क्वेश्चन आया नहीं है, शायद आ सकता है, शायद आ सकता है। पेज 2.14 पे मैंने पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, आप भी कर लो। टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग में जनरल, स्पेशल क्रॉसिंग, अकाउंट पे क्रॉसिंग, अकाउंट पे पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन शॉर्ट नोट आ सकता है, मोस्टली शॉर्ट नोट, अकाउंट पे क्रॉसिंग, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्रॉसिंग, टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। नॉट नेगोशिएबल, प्रैक्टिकल स्टाइल के क्वेश्चंस आएंगे, होगा आपको थियोरी, शॉर्ट नोट टाइप ही आएगा, बट फ्रेम ऐसा किया जाएगा लगेगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो नॉट नेगोशिएबल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्रोटेक्शन टू पेइंग बैंकर, प्रोटेक्शन टू रिसीविंग बैंकर आ सकता है, मतलब पता होना चाहिए आप, प्रोटेक्शन टू पेइंग बैंकर, कलेक्टिंग बैंकर। देन प्रोटेक्शन, सॉरी, एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर, पेज 2.17 पे आएगा, एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर, ठीक है। एक्सेप्टर फॉर ऑनर कॉन्सेप्ट, होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स, थियोरी प्रैक्टिकल कुछ भी आ सकता है इस पे। होल्डर इन ड्यू कोर्स, प्रिविलेजेस ऑफ अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, तो मीनिंग तो आपको पता होना चाहिए। प्लस जो मैंने एग्जांपल्स यहाँ पे देखो हाईलाइट किए, एग्जांपल 9, 10, 11, 12 रीड करके जाना, दे आर इम्पॉर्टेंट। देन होल्डर कौन है, वो होल्डर इन ड्यू कोर्स कब बनेगा, प्रिविलेजेस ऑफ अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, लाइक इन कोएट इंस्ट्रूमेंट, फिक्टिशियस, कंडीशनल इंस्ट्रूमेंट, ये जो प्रिविलेजेस हैं, इस पे एक टाइम पे थ्योरी क्वेश्चन आता था, अभी पता नहीं, अभी प्रैक्टिकल ज़्यादा पूछते हैं। तो प्रिविलेजेस ऑफ अ होल्डर इन ड्यू कोर्स पढ़ना है। इनलैंड और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट पे अभी December 20 में क्वेश्चन आया था। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, इन कोएट एम्बिगुअस, यू शुड नो द कॉन्सेप्ट, क्योंकि इनलैंड और फॉरेन पे आ गया तो शायद इस पे आ जाए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देन गो टू पेज 2.25, मेच्योरिटी पे थियोरी प्रैक्टिकल दोनों टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो पेज 2.25 पे मेच्योरिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। पेज 2.26 पर ये जो एग्जाम्पल है, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। देन पेज 2.28, नेगोशिएशन आइदर बाय डिलीवरी और बाय एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट के प्रोविजंस यहाँ से शुरू हो गए अभी। तो ब्लैंक एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट इन फुल, वो सब कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। नेगोशिएशन बैक का कॉन्सेप्ट, पार्शियल एंडोर्समेंट, रिस्ट्रिक्टिव पे बहुत बार क्वेश्चन आता है। सैंस रिकोर्स एंडोर्समेंट, कंडीशनल, येस कंडीशनल पे भी काफ़ी बार क्वेश्चन आए हैं। सैंस रिकोर्स एंडोर्समेंट, फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट्स, सैंस फ्रेज एंडोर्समेंट, इस पे थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं। डिफरेंस बिटवीन बताओ इनमें, वो टाइप का क्वेश्चन भी आता है। एंडोर्समेंट इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम।
देन गो टू पेज 2.39। यहाँ पर सेक्शन 36, ये तो होल्डर इन ड्यू कोर्स में ही हमने डिस्कस किया था, प्रायर पार्टी। हाँ, ये सेक्शन 38 ये नया कॉन्सेप्ट है। तो ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ना मॉड्यूल में से ही पढ़ना और कोई दूसरा एग्जाम्पल मत करना। मैं हूँ पेज 2.39 पर। प्रायर पार्टी टू द रिस्पेक्ट ऑफ ईच सब्सिक्वेंट पार्टी इज अ प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच सब्सिक्वेंट पार्टी, नया कॉन्सेप्ट है। एग्जाम्पल जो मॉड्यूल में दिया बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वही करना। सेक्शन 40 भी मॉड्यूल से ही पढ़ना। ये जो एग्जाम्पल है ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, प्लीज़ रिफर टू दिस ओनली। सेक्शन 42 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिकल क्वेश्चन, फिक्टिशियस बिल। इसका मेंशन होल्डर इन ड्यू कोर्स में भी था, यहाँ पर थोड़ा उन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है फिक्टिशियस कौन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिकल। विदाउट कंसिडरेशन सेक्शन 43, ये भी मैं जनरली प्रिविलेजेस ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स के साथ ही डिस्कस कर लेती हूँ। सेक्शन 43, 44 ये है पेज 2.41 पे। सेक्शन 43, 44 डुप्लीकेट में भी अभी तक कभी आया नहीं है, तो शायद आ जाए। सेक्शन 45 कैपिटल ए अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस किया हुआ है, 45A शायद आ जाए। प्रेजेंटमेंट, येस, व्हेन इज द बिल टू बी प्रेजेंटेड, व्हेन इज प्रेजेंटमेंट नॉट रिक्वायर्ड, वो इम्पॉर्टेंट है। जनरल एक्सेप्टेंस, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, टू whom द प्रेजेंटमेंट कैन बी मेड। प्रेजेंटमेंट में हम पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, पेज नंबर 2.49। जाओ 2.49 पे जाओ, इसको सुपर इम्पोर्टेंट मार्क करो। व्हेन इज प्रेजेंटमेंट अननेसेसरी, सुपर इम्पोर्टेंट है। व्हेन इज प्रेजेंटमेंट नॉट नेसेसरी। प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, थियोरी क्वेश्चन भी आ सकता है। पेज 2.53 पर हम आ जाएंगे, मटीरियल ऑल्ट्रेशन। कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। पेज 2.53 मटीरियल ऑल्ट्रेशन। Then examples of material alteration, and these are alterations which are not material, वो है पेज 2.55 पर। 2.56 पे आ जाएगा alterations which are permitted, everything related to alteration. Then you will go to page 2.58, dishonor। डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस, डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट। डिसऑनर पे क्वेश्चंस आता है और उसी के साथ नोटिंग प्रोटेस्टिंग पे भी आता है। नोटिस ऑफ डिसऑनर, पेज 2.59, नोटिस ऑफ डिसऑनर। नोटिंग प्रोटेस्टिंग सेक्शन 99 एंड 100, शॉर्ट नोट आ सकता है। दिस इज ऑन पेज 2.62, शॉर्ट नोट के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रोटेस्ट, नोटिस ऑफ प्रोटेस्ट इंस्टेड ऑफ नोटिस ऑफ डिसऑनर। हाँ, ये सेक्शन 138 इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्लीज हाईलाइट, सुपर सुपर इंपॉर्टेंट है। पेज 2.65 पे है ये सेक्शन 138, सुपर इंपॉर्टेंट। और इसी के साथ में सेक्शन 142 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, पेज 2.68 पे है। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस पेज 2.68, 142, सेक्शन 142। बस मेरे हिसाब से इतना ही। नेक्स्ट गोइंग टू जनरल क्लॉजेज एक्ट। जनरल क्लॉजेज एक्ट पे आ जाओ। इसमें भी काफ़ी वैरायटी के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आजकल, लेकिन मेरे हिसाब से पेज 3.3 पर ये जो एग्जाम्पल 2 है, ये नया एग्जाम्पल है, अभी तक आया नहीं है, तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ठीक है, इसको इम्पॉर्टेंट मार्क करो। मैं हूँ पेज 3.3 पर। ओके, देन गो टू पेज 3.5, प्रियम्बल की डेफिनेशन। ये तो यूनिट एक्चुअली पूरा एक्ट तो डेफिनेशन से ही भरा हुआ है। प्रियम्बल की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। देन ये कौन सा है, पेज 3.7, मीन्स एंड इंक्लूड, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। शाल में वाली डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, उसका मीनिंग क्या होता है, पेज 3.8 पर है ये। 3.10 पर डायरेक्टली एफिडेविट, एफिडेविट, एफिडेविट के बाद पेज 3.12 पर कमेंसमेंट डॉक्यूमेंट, पेज 3.12 पे कमेंसमेंट डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के ये जो प्रोविजंस हैं, ये जो चार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना ही करना है। पेज 3.13 पर है ये।
देन 3.14 में फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल ईयर एंड कैलेंडर ईयर, गुड फेथ क्या होता है, मैंने इस पे एक सेपरेट वीडियो भी किया है गुड फेथ पर, वो देख लेना, ज़रूर देखना वो गुड फेथ क्या होता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी, यस, वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन एग्जाम, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये जो एग्जाम्पल 16 और 17 है वेरी इंपॉर्टेंट, और ये टेबल भी इंपॉर्टेंट है, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है ये सब, 3.16 पर है एग्जाम्पल 16, एग्जाम्पल 17 एंड व्हाट इज गिवन इन दिस चार्ट। इम्प्रिजनमेंट एक बार पढ़ लेना, अभी तक आया नहीं है, शायद आ जाए। मंथ की डेफिनेशन, मूवेबल प्रॉपर्टी, पेज 3.17 पे आपको ये मिलेगा। मंथ, मूवेबल प्रॉपर्टी, ओथ, ऑफेंस, ऑफिशियल गैजेट, ओके तो ये सब आपको हाईलाइट करना है, ये डेफिनेशन पढ़नी है आपको। स्वेयर और ईयर की डेफिनेशन, ठीक है, स्वेयर एंड ईयर की डेफिनेशन। फिर अगर आप सेक्शंस में पूछो तो आप आ जाओगे पेज 3.2 पर, इफेक्ट ऑफ रिपील सेक्शन 6, उसी के साथ में सेक्शन 7 भी आ जाएगा, रिवाइवल ऑफ रिपील्ड एनैक्टमेंट, इस पे थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं। सेक्शन 6 एंड सेक्शन 7 पे थ्योरी क्वेश्चन आता है। देन पेज 3.22 पर आएगा कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ टाइम, इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं, और अगर आएगा तो जनरली यही एग्जाम्पल पे आता है, ठीक है। सो प्लीज हाईलाइट दिस एग्जाम्पल ऑल्सो, यू विल फाइंड दिस ऑन पेज 3.22। कंप्यूटेशन ऑफ टाइम, यस वही पेज पे है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम। मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस इतने फ्रीक्वेंटली आया नहीं है, आ सकता है, पेज 3.23 पर है ये। पेज 3.25 पर सेक्शन 15, सेक्शन 16 मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 15, सेक्शन 16। मिसलेनियस में आ जाओ आप पेज 3.29 पर, सेक्शन 26 कैन बी आस्क्ड एज अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, सेक्शन 26 ऑफेंस पनिशेबल अंडर 2 और मोर एनैक्टमेंट्स, ओके, कैन बी आस्क्ड एज अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। पेज 3.30 पर सर्विस बाय पोस्ट, सेक्शन 27, सेक्शन 27 is important for practical questions. लास्टली हम आ जाएंगे अब इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट पे। बच्चे काफ़ी थक गए हैं अभी, लेकिन भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट चाहिए तो थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। लास्ट चैप्टर है, इस पे 4.3 पर हम आ जाएंगे, एलिमेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। मेरे हिसाब से ना समझ लो आएगा, एलिमेंट्स में क्या है, मैटर, रिकॉर्ड, सब्सटेंस, मीन्स, ठीक है। फिर पेज 4.6 पर चले जाओ, डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन, व्हाट इज कंस्ट्रक्शन, हाउ आर दे डिफरेंट। फिर आप आ जाओगे पेज 4.9 पर, ऑल आर इम्पॉर्टेंट, ये जो प्राइमरी रूल्स है सब इम्पॉर्टेंट है, मैं कुछ नहीं बताऊंगी इसमें से सब इम्पॉर्टेंट है। प्लेन वर्ड्स वे नो एक्सप्लेनेशन, ये मैं नहीं बताऊंगी आपको, फिर ना आप बायस हो जाओगे कि नहीं मैम ने बोला उतना ही पढ़ के जाएंगे। प्राइमरी रूल्स सारे पढ़ने हैं आपको। फिर आ जाओगे आप पेज 4.21 पर, इंटरनल एड्स, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन एनी इंडिविजुअल ऑल्सो, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। प्रियम्बल बताओ, मार्जिनल नोट्स डिफाइन करो, इलस्ट्रेशन, प्रोवाइजो, एक्सप्लेनेशन, स्केड्यूल्स, सब कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें से, क्योंकि क्या छोटा सा तो चैप्टर है, इस पे पता नहीं क्या आ जाए। लॉन्ग टाइटल ठीक है, शॉर्ट टाइटल, प्रीएम्बल पे क्वेश्चंस आते हैं, हेडिंग एंड टाइटल ठीक है, ये नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन मार्जिनल नोट्स यस, इस पे क्वेश्चन आता है। डिविजनल सेक्शंस क्वेश्चन आते हैं, मीन्स, इंक्लूड्स, मीन्स एंड इंक्लूड्स, पेज 4.25। स्केड्यूल्स, इलस्ट्रेशंस, एक्सटर्नल एड में आपके पास ये जो मैंने हाईलाइट किया है वो बहुत अनयूजुअल है, कभी आया नहीं है, शायद आ जाए। यूज़ ऑफ फॉरेन डिसीजंस, डिक्शनरी डेफिनेशन मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से उस पर भी, डिक्शनरी डेफिनेशन पे भी मैंने एक वीडियो किया था, वो देखना। फिर आएगा डिक्शनरी डेफिनेशन, ओके, यूज़ ऑफ फॉरेन डिसीजंस, फाइन, एंड आई थिंक वी हैव ऑलमोस्ट कम टू एन एंड, यस वी हैव कम टू एन एंड। हाँ,
कैसा लगा? अच्छा था ना? क्योंकि मैंने काफ़ी आपको आप बिलीव नहीं करोगे, पहले मैंने बैठ के सारे मॉड्यूल्स देखे, एक बार पूरा गो थ्रू किया। नए आए हैं मई 2020 के लिए, सब देखे और उसमें से फुर्सत में बैठ के ये लिस्ट तैयार की है मैंने, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव सीन कि पिछले दो इतने अटेम्प्ट्स में क्या पूछा है। लेकिन स्टूडेंट्स, सिर्फ इतना ही पढ़ के जाना है और इसी में से आएगा, ऐसा नहीं है। ओके, सो प्लीज़ स्टडी एवरीथिंग थरली। जो मैंने हाईलाइट किया वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको ये यूज़फुल लगा, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू योर फेवरेट चैनल थियोरी मास्टर्स लर्निंग।